जिन्वो किसी दूर जगह आ गया है जो कि घरों और सड़कों से काफ़ी दूर है। जिन्वो याद करता है कि इससे पहले उसे बिना की के ओनली 2 ही क्वेस्ट मिले थे, जिनमें से एक पेनल्टी और दूसरा इमरजेंसी क्वेस्ट था। और उनसे ये जो क्वेस्ट तो काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें सिस्टम जिन्वो को चॉइस दे रहा है। वो इस क्वेस्ट को कर भी सकता है और इसे छोड़ भी सकता है, जिससे ये तो साफ है कि ये क्वेस्ट कोई बच्चों का खेल नहीं होने वाला है। जिन्वो के पास इस क्वेस्ट को ठुकराने का कोई रीज़न नहीं था, और अगर उसे और भी ताकतवर बनना है और भी स्किल्स हासिल करनी है तो उसे कोई भी क्वेस्ट छोड़ना नहीं होगा। ये सोचकर वो इस क्वेस्ट को करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है। हमें पहली बार जिन्हो के भाई को दिखाया जाता है, जिसका नाम जिनसंग है। जब जिन्वो क्वेस्ट में आता है तो उसे पता चलता है कि वो ना तो अपने फुल रिकवरी और ना ही तो अपने किसी भी पोशन का यूज़ यहाँ पे कर सकता है, और ना तो वो क्वेस्ट खत्म होने से पहले यहाँ से निकल सकता है। इन्वेंटरी से डैगर निकालकर जिन्वो अब अपने क्वेस्ट को करने के लिए रेडी है। उसके सामने सबसे पहले एक आर्मर पहना हुआ नाइट आ जाता है। शुरू में जब जिन्वो डैगर से उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता तो लास्ट में जाकर अपनी फीटल स्ट्राइक स्किल का यूज करके उसकी मुंडी अलग कर देता है। जिन्हो का भाई जिनसंग अपने गिल्ड के लिए एक एस रैंक हंटर की तलाश में है, जिसके लिए वो ओवरसीज तक जा चुका है। वो अपने पापा से कह रहा होता है कि उसकी बात यूरोपियन और मिडल ईस्टर्न हंटर से चल रही है, जो कि उसकी गिल्ड में आने के लिए तैयार हो सकते हैं अगर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को मान लें। जिनसंग अपने भाई जिन्हो को पहले से ही सावधान कर देता है कि उसके रास्ते में वो ना आए तो ही अच्छा है। वहाँ क्वेस्ट जारी है, जहाँ 3 अलग अलग मॉन्स्टर्स नाइट, असैसिन और आर्चर ने आकर जिन्वो की हालत टाइट कर रखी है, जो कि स्टिल्थ स्किल के साथ लाइट मैजिक का भी यूज़ कर पा रहे हैं। हालांकि नाइट और असैसिन से लड़ने के लिए जिन्वो के पास काउंटर मूव्स तो हैं, पर मेज उसे दिक्कत दे सकती है। यहाँ इन सभी से लड़ते लड़ते जिन्वो का फैटिग लेवल 66 पहुँच चुका है। यहाँ एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग जेजू आइलैंड जा रहे हैं। उन नाइट्स को हराने के बाद जिन्वो उनके ड्रॉप किए हुए गियर्स को यूज़ कर सकता है, जो कि आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब जिन्वो आगे बढ़कर एक बड़े से दरवाजे के अंदर चला जाता है। उस रूम में एक नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड था, जिसकी प्रेजेंस जिन्वो को डबल डंजन्स की याद दिला रही थी। उस नाइट कमांडर का नाम रेड कलर में था, यानी कि ये पसीने छूटने वाले हैं। जिन्वो ने इस तरह के एनिमी से इससे पहले कभी सामना नहीं किया है। उसकी स्पीड, बहुत तेज स्पीड है, और यहाँ पहला फटका जिन्वो को पड़ता है। नाइट कमांडर तो जिन्वो को किसी मक्खी की तरह मार रहा था। वो काफ़ी मुश्किल के बाद जिन्वो अपने डैगर से एक हमला उस पर कर पाता है, पर उस पर अटैक करने के बाद तो जिन्वो अपना डैगर छोड़ अब अपने लिम्स का यूज़ करता है फाइट करने के लिए। अब वहाँ ये लाल बाल वाला इंसान चेयरमैन को जेजू आइलैंड अप्रूव करने के लिए शुक्रिया अदा कर रहा होता है, जिसका जवाब देते हुए चेयरमैन कहते हैं कि तुमने जेजू आइलैंड का सीक्रेट पब्लिक में नहीं बताया, जिसकी वजह से मैं तुम पे ये एहसान कर रहा हूँ। वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, जिसके सामने जिन्वो के सारे पैतरे एक एक करके फेल होते जा रहे हैं। इस मॉन्स्टर का रिएक्शन लेवल, स्पीड और पावर लेवल सब कुछ जिन्वो से बहुत ज़्यादा है। किसी ने सच ही कहा है, जीत उसकी नहीं होती जो ज़्यादा ताकतवर है, पर विजय तो उसकी होती है जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो। इंसान का विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, उसका शरीर नहीं। और इसी का एक एग्जाम्पल यहाँ हमें देखने को मिलता है। आखिरकार बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद यहाँ पे जिन्वो जीत जाता है। जिन्वो को एक हेलमेट मिलता है जो कि कमांडर नाइट का गियर है, जिससे कि उस पर फिजिकल डैमेज 15% कम हो जाएगा, और स्ट्रेंथ और विटेलिटी के पॉइंट्स में भी 20 का बूस्ट आ जाएगा। जिसके बाद उसे एक रेन स्टोन भी मिलता है, जिसका यूज़ करके वो इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर सकता है, पर इसका यूज़ वो सिर्फ जॉब क्वेस्ट के टाइम ही यूज़ कर सकता था, जिसका साफ मतलब ये है कि जॉब क्वेस्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जिसके बाद वहाँ बहुत सारे गेट्स खुल जाते हैं, जिसमें से एक एक करके बहुत सारे नाइट्स वहाँ आ जाते हैं। सिस्टम से एक मैसेज आता है कि वो जितना देर जिन्वो वहाँ पे टिक सकता है वो टिकेगा, जिसके बाद उसे एनहेंसमेंट पॉइंट मिलेंगे। और उन नाइट्स के सामने स्टिल स्किल और मर्डरस इंटेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ नाकाम है।